डॉक्टर राकेश, हम लोग जब एक सर्कस में जाते हैं तो ये कहा जाता है कि जो बच्चियां खेल दिखा रही होती हैं उनके शरीर में हड्डी नहीं होती है और मतलब वो इतनी लचीली होती हैं। मैं सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए धनखड़ साहब का लचीलापन जो अभी का नहीं पुराना भी याद दिला दूं। ये जनता दल शुरू किए, कांग्रेस में आए और कांग्रेस से ये जब जैसा कांग्रेस में एक ही बार एमएलए बने, जनता दल में भी एक ही बार एमपी बने, उसके किशनगढ़ से ये एक बार एमएलए बने थे और वो भी मतलब अब बहुत पुरानी बात हो गई, 93 से 98 तक। गोधरा जब हुआ तब इनका जो स्टेटमेंट सबको याद ही है, लेकिन ये अर्ली एंट्री वाले हैं। ये धार समझ लिए थे कि कहां घुसना है और ये 2003 में ही बीजेपी की ट्रेन में चढ़ गए थे। और जो 2003 में बीजेपी की ट्रेन जिसमें ज्यादातर लोग उतरने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बाद में वो भले ही चले, रामविलास पासवान जो पहला आदमी जिसने उस ट्रेन से उतरे, हम लोगों के बहुत से जो लोग जिनको हम लोग लीडर मानते थे उस समय उस ट्रेन में बैठे रह गए, तो हम लोगों का उनसे साथ छूट गया। गोधरा के समय के जस्ट बाद उस ट्रेन को पकड़ने वालों में ये थे। तो आज की तारीख में ये जितने मतलब कई लोगों का अभी भी मानना है कि ये ऐसे नहीं है, क्योंकि जैसे कल मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब जयराम रमेश इनको इनके वापसी की बात कर रहे थे। मेरे दो प्रश्न है आपसे। एक तो मेरा यह है, जो प्रकाश भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं ये मैसेजिंग है, मैसेजिंग उल्टी भी है कि अगर नहीं इस तरह से किया तो निकाल बाहर किए जाओगे, ये मैसेजिंग भी है। ये बीजेपी में इन लोगों को ये आएगा तो मैसेजिंग मेरे हिसाब से यह है कि तमीज से रहना, हिम्मत मत करना किसी को और बोलने की, एक। और दूसरा, मुझे एक जो ज्यादा बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है वो हम लोग की बिरादरी के एक व्यक्ति से है, उसका नाम है हरवंश जी। हरवंश जी इनसे ज्यादा मीठी छुरी है और हरवंश जी ने जो पाप राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किया है, उनके ऊपर उन 700 से ज्यादा किसानों के ने जो शहादत दी है, उसका तो कहीं ना कहीं दाग, उसके खून के छींटे तो उनके ऊपर भी हैं ही। अब वो आज की तारीख में मेरे हिसाब से ज्यादा डेडली हैं, उनको ज्यादा एक बड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता दल यू वहां है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग उसको किसी और दिन बात करेंगे। वो शायद इनसे ज्यादा निष्ठुर और इनसे ज्यादा रूथलेस होके राज्यसभा चलाएंगे, ऐसा मुझे हरवंश जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो ये वाला मार्जिन नहीं देंगे। मुंह के बहुत मीठे हैं लेकिन काम में बहुत ही निष्ठुर हैं और स्वामी भक्ति तो कोई नहीं, तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं जिस तरह से, और वो चेंज भी कर लेते हैं। जनरली लोग स्वामी भक्ति का ये कहते हैं कि दूसरा मास्टर नहीं हो सकता है, वो मास्टर खट से बदल लेते हैं कि मास्टर बदलने में उनको कोई दिक्कत नहीं। तो डॉक्टर राकेश, इस पे एक टिप्पणी जो कुछ हुआ, और दूसरा ये जो हरवंश जी हैं वो कितने कारगर होंगे? धन्यवाद आनंद जी। सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद कि आज हमारे आदरणीय अग्रज प्रकाश जी के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिल रही है। उनका मुझ पर बहुत आशीर्वाद है। बहुत विस्तार से प्रकाश साहब ने विश्लेषण किया है, बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये घटना कितनी बड़ी है। इसको रिक्टर स्केल पर, अगर राजनीति के रिक्टर स्केल पर जो लैब अगर दिल्ली में कहीं लगी हो उस पर नापना हो तो ये बड़ा भूकंप है, छोटी घटना नहीं। हम सिर्फ ये भूल जाएं कि जगदीप धनखड़ कितने लॉयल थे, मोर लॉयल देन द किंग। पद पर रहते हुए क्या कर रहे थे, राज्यसभा के सभापति की भूमिका में वे किस तरह विपक्ष के साथ भेदभाव कर रहे थे, ये सारी चीजें अपनी। लेकिन अंततः वे देश के उपराष्ट्रपति, उनका इस तरह से इस्तीफा दिया जाना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया, झटका नापना हो तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15.5 घंटे तक इसको लेकर ट्वीट नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील है। प्रकाश जी, नवजोत सिंह सिद्धू जब बीजेपी में थे, उनके अंगूठे में एक बार मोच आ गई थी। माननीय प्रधानमंत्री ने 1 घंटे के भीतर ट्वीट किया था उनके स्वास्थ्य लाभ के। एक क्रिकेटर के अंगूठे में मोच आने पर ट्वीट करने वाला प्रधानमंत्री अपनी ही सरकार में दूसरे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के इस्तीफे की पहली लाइन नहीं पढ़ रहा, जिसमें लिखा है कि स्वास्थ्य कारणों से और चिकित्सकों के मशवरे पर वे इस्तीफा दे रहे हैं। 15 घंटे तक ट्वीट न करें
तो इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। ये इस्तीफा साधारण इस्तीफा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर में चल रहे अंतःकलह का भी एक प्रमाण है। और ये कलह कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाइए कि आज जब सदन बैठा तो हरिवंश जी, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, संयोग से वे पत्रकार हैं और बहुत अच्छे पत्रकार रहे। मेरा सौभाग्य है, अमेरिका जाने का मुझे अवसर मिला था उनके साथ, विश्व हिंदी सम्मेलन में न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में हुआ था। उन्होंने आज सदन शुरू करते समय सभापति के आसंदी पर बैठकर अपने पदाधिकारी, उनके ऊपर सभापति, उपराष्ट्रपति, उनके त्याग पत्र की कोई औपचारिक सूचना नहीं, सदन ने किसी तरह का कोई शुभकामना संदेश नहीं दिया कि हमारे सदन का मुखिया सभापति बीमार है, उन्होंने त्याग पत्र दिया है, ये सदन ये कामना करता है कि वे जल्द ठीक हो। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई संदेश नहीं दिया, गृह मंत्री ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। ऐसा लगा कि अंतःपुर में कोई शोक व्याप्त है, कोई भय व्याप्त है, शोक नहीं, क्षमा कीजिए, कोई भयावह ऐसी आशंका व्याप्त हो गई जिसके कारण कोई जुबान खोलने को तैयार नहीं। यहाँ तो इस देश में कोई विधायक इस्तीफा देने की बात कर दे तो उसके विधानसभा क्षेत्र के लोग इस्तीफा देने के लिए धरने पर बैठ जाते हैं, उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। ये तो उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्ति का त्याग पत्र था। तो नंबर एक, ये घटना भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही कलह का प्रमाण है। सर, जो संदेश की बात आप कर रहे थे, ये मैसेजिंग है, मैं इसको उलट करके भी देखना चाहता हूँ। ये बात सही है, मोदी शाह एसोसिएट ने पार्टी के इस तरह के लोगों को संदेश देने की कोशिश की है कि जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी, अगर आप इस पर नहीं चलेंगे तो आपका हश्र ऐसा ही होगा। लेकिन जगदीप धनखड़ ने त्याग पत्र देने के बाद खुद ट्वीट करके, फिर फेयरवेल स्वीकार न करके और हर तरह से अपने निर्णय पर अड़े रहकर यह संदेश भी दे दिया कि नरेंद्र मोदी की सत्ता को, उनके इकबाल को अब चुनौती मिलना शुरू हो गई। हो सकता है हमें ये थोड़ा भी जल्दबाजी में लिया गया विचार लगे कि मोदी को कौन चुनौती दे सकता है, लेकिन जब राजनीति में समय करवट बदलता है तो ऐसा ही होता है, सब दिन एक समान नहीं रहते। तीसरी और अंतिम बात यह है कि जो जिस विकल्प की आप बात कर रहे थे, बहुत संक्षेप में वहां पर आते हैं। देखिए, हरिवंश जी बने या कोई और बने, मोदी शाह के युग में, नरेंद्र मोदी के अमृत काल में कोई भी व्यक्ति ऐसा ही होगा और हो सकता है इससे ज्यादा निष्ठावान, वफादार साबित होने के लिए विपक्ष की गर्दनों पर इससे भी ज्यादा निर्मम तलवार चला दी। आपने ठीक कहा कि हरिवंश जी वैसे बहुत मीठे हैं, बहुत मधुर हैं, लेकिन जब वे उस आसंदी पर बैठते हैं तो वे सत्ता के किस तरह से हिजगरे बन जाते हैं, उसके हितैषी होकर काम करते हैं। वो जो दायित्व है सभापति का, उससे भूलकर सत्ता के पैरोकार बन जाते हैं। तो जो भी बनेगा वो भी यही करेगा, और हो सकता है कि अब जगदीप धनखड़ से भी ज्यादा वफादारी साबित करने वाला सभापति राज्यसभा को मिले। जी हाँ।